हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन क्या होगी, वो आज हम इस अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके पास, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो है, सभी बोर्ड्स, बाकी जो जितने भी बोर्ड हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है आपके पास कि जैसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। डेफिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपके पास बुयंट फोर्स जो है बेटा, वो क्या होती है। व्हाट इज़ योर बुयंट फोर्स। तो बुयंट फोर्स क्या होती है कि जैसे कि आपके पास अगर कोई भी कंटेनर है, ठीक है, आपके पास कोई भी एक वेसल है, और अगर आप उस वेसल में कोई भी लिक्विड फिल करते हो, तो वो लिक्विड के अंदर अगर आप किसी बॉडी को इमर्स्ड करते हो, चाहे आप बॉडी को पूरा इमर्स्ड कर दो या आप बॉडी को पार्शियली इमर्स्ड कर दो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई इस तरीके से एक कोई कंटेनर है, और मान लो इस कंटेनर में आपके पास क्या है, कोई वाटर है, और आपने क्या किया, बेटा कि आपने इस कंटेनर के अंदर, वाटर के अंदर आपने एक बॉडी को इमर्स्ड कर दिया, ठीक है, आपने एक बॉडी को इमर्स्ड कर दिया। अब इस बॉडी के ऊपर वो एक नीचे से ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगी, जिसको आप बुयंट फोर्स भी कहते हो, ठीक है। इस फोर्स को क्या कहते हैं हम, बुयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे आपने अपने डेली लाइफ की एग्जांपल्स में भी देखा होगा कि आप जब किसी बॉडी को पानी में इमर्ज करते हो तो बॉडी ऊपर की तरफ आती है एकदम से, ठीक है। तो वो कौन सी फोर्स होती है, उस पर बुयंट फोर्स लगती है, जो कि लिक्विड जो है या कोई भी फ्लूइड जो है वो आपका लगाता है। तो सबसे पहले तो बुयंट फोर्स का आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज बुयंट फोर्स, दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और होली इन अ लिक्विड, देन इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड बुयंट फोर्स, ठीक है। इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड अ बुयंट फोर्स। उसके बाद अगर मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखना है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके पास क्या कहता है, उसको देख लेते हैं जरा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा आपके पास कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और wholly in a liquid, then it experiences a buoyant force कह लो या आप थ्रस्ट कह लो, which is equal to weight of the fluid displaced। तो देखिए डेफिनेशन क्या है आपके पास कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, जब भी एक बॉडी को इमर्स किया जाता है, डुबाया जाता है, पार्शियली मतलब या तो आप हाफ डुबाओ या होली पूरे तरीके से डुबा दो किसी लिक्विड के अंदर, देन इट एक्सपीरियंसेस अ बुयंट फोर्स या अपथ्रस्ट, तब वहां पर वो एक बुयंट फोर्स और एक अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगी वो बॉडी, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, मान लो, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है, और मान लो कि आपने इसके अंदर किसी बॉडी को इमर्स्ड किया ऐसे, तो इस बॉडी पे ऊपर की तरफ जो भी आपके पास बुयंट फोर्स लगेगी, जो भी आपके पास यहाँ से बुयंट फोर्स लगेगी बेटा, वो जो बुयंट फोर्स होगी आपके पास, जिसे या फिर आप इसे अपथ्रस्ट कह लो, बुयंट फोर्स कह लो या आप अपथ्रस्ट कह लो, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपकी, बुयंट फोर्स या अपथ्रस्ट जो है आपके पास, ये बराबर होगी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, बराबर किसकी होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के,
ठीक है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, इस बॉडी को जब आपने इसके बीच में इमर्ज्ड किया, और मान लो कि अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से एक होल बना दूँ और इस तरीके से यहाँ पर एक कोई और कंटेनर नीचे रख दूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे सपोज करो पहले कंडीशन क्या थी कि आपके पास जो वाटर था वो यहाँ तक है, मान लो पहले आपके पास वाटर इस लेवल तक था, ठीक है। जैसे आपने इसके अंदर बॉडी डाली, बॉडी को इमर्ज किया, तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली ये जो आपके पास जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा, और ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से राइज होते होते यहाँ तक आएगा और यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देगा, और जो यहाँ बाहर आपने एक और कंटेनर या वेसल रखा है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास क्या है, एक इस तरीके से वेसल है, उसमें आपने पानी डाला है, पानी के अंदर जब जैसे ही बॉडी को इमर्ज करोगे तो पानी ऊपर की तरफ आएगा, और वो पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ऊपर आने पर, और यहाँ पे नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या चेक किया कि जो ये वाली बुएंट फोर्स जो इस बॉडी पर ऊपर की तरफ लग रही है, वो बुएंट फोर्स बराबर होगी इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, ठीक है ना, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगी। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ बॉडी को इमर्ज करने पर पानी के अंदर, वो लिक्विड का जो वेट है वो इस बुएंट फोर्स जो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, बुएंट फोर्स, उसके या फिर अपथ्रस्ट के बराबर होगा। दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो देखिए हमने क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और होली। अब ये बॉडी चाहे तो पूरे तरीके से पानी के अंदर इमर्ज्ड हो जाए, या ये हाफ इमर्ज्ड हो, दोनों ही केसेस में ये एक एक्सपीरियंस करेगी बुएंट फोर्स विच इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मींस ये वाली जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, दैट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू योर वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। दिस इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब आप यहां से इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूफ करके देखते हैं। इसकी हम एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और वहां से हम चीज प्रूफ कर देंगे कि जो अपथ्रस्ट लग रही है इसके ऊपर या जो बुएंट फोर्स लग रही है वो एक्चुअल में वेट के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसके प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक कंटेनर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक हम कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में हम फ्लूइड एक फिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर एक कोई भी बॉडी को इमर्ज करेंगे। मान लो ये जो आपके पास बॉडी है ये पैरेललोपाइप्ड शेप की है, कुछ इस तरीके से। मान लो इस तरीके से आपके पास एक बॉडी है जो कि इस तरीके से हमने वाटर के अंदर जो है वो इमर्ज की हुई है, ठीक है। ये थोड़े से वाटर के लेवल को हम थोड़ा राइज कर देते हैं ऊपर से। क्लियर बात। तो ये जो बॉडी है हमारे पास, वी एज्यूम दैट कि ये जो बॉडी आपने इसके अंदर रखी है दैट इज योर पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। दैट बॉडी इज योर पैरेललोपाइप्ड बॉडी। अब मान लेते कि इसकी जो थिकनेस है, इस बॉडी की जो थिकनेस है वो h है, ठीक है। इस बॉडी की जो थिकनेस है दैट शुड बी योर h। तो h को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, थिकनेस ऑफ दिस बॉडी। मान लीजिए कि इस लिक्विड का जो ऊपर वाला जो लेवल है यहां से वहां से लेकर नीचे तक इसके इस सरफेस का जो ऊपर वाला सरफेस है वहां तक इसकी जो डेप्थ है वो x है। क्या मान लेंगे कि इसकी डेप्थ कितनी है बेटा, x डेप्थ है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी ना, देखो यहां से x डेप्थ हो जाएगी। अब आपको पता है कि अगर इसके ऊपर फ्लूइड है तो ऑब्वियसली इस फ्लूइड की वजह से इसके ऊपर वाला जो सरफेस होगा इस बॉडी के, वहां पे कुछ ना कुछ आपके पास प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स लगेगी। मान लो दैट फोर्स इज योर F1, और मान लो जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है दैट शुड बी योर F2। तो दोनों फोर्सेज आपकी अलग अलग हो जाएंगी। ऊपर से F1 लग रही है, नीचे से इस तरफ कौन सी लग रही है, F2 फोर्स लग रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अब हम सबसे पहले क्या कर देखते हैं,
कि इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, मान लो ये इसका सरफेस है, तो मैं अगर ये मान लूँ कि ये जितना भी आपके पास जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी अगर मैं रो मान लूँ, रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर रो इसकी क्या है बेटा, डेंसिटी है लिक्विड की, और अगर मैं मान लूँ कि जो इसका ऊपर वाला सरफेस है अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो स्मॉल ए है, तो लेट स्मॉल ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो बेटा अब ऊपर वाला जो सरफेस है उस पर उस सरफेस पे कितना प्रेशर होगा अगर मैं इसको एक लिक्विड कॉलम की ऊपर वाली लेयर से काउंट करना शुरू करूं, या ऊपर वाली लेयर से मैं इसको मेजर करूं, तो एक पॉइंट पर कितना होता है प्रेशर, कितना होता है एक ऊपर लिक्विड कॉलम की वजह से। तो आपको पता है कि वो प्रेशर आपको कितना हो जाएगा बेटा, दैट प्रेशर मान लीजिए वो प्रेशर P1 है जो इसके अपर सरफेस पे लग रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपर सरफेस वाला जो आपका प्रेशर होगा, अपर सरफेस वाला जो आपका प्रेशर होगा, दैट शुड बी योर P1 एंड दैट प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू योर रो जी एक्स, दैट प्रेशर शुड बी योर रो जी एक्स। बेटा वो प्रेशर कितना होगा, रो जी एक्स हो जाएगा। वो आपको पता है कि ऊपर वाले सरफेस पे लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर लगता है, रो जी एच लगता है। तो मेरी जो हाइट है वो कितनी है बेटा, वो मेरी एक्स है इसके अपर लेवल से इस पॉइंट पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, रो जी एक्स आ जाएगा। अब अगर मुझे अपर सरफेस पे फोर्स निकालनी है तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा फोर्स हो जाएगी F1, दैट शुड बी योर प्रेशर इनटू एरिया, दैट शुड बी योर प्रेशर इनटू एरिया। सो बेटा यहाँ पे फोर्स कितनी आ जाएगी, F1 इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना बेटा, रो जी एक्स और साथ में आ जाएगा ए, रो जी एक्स ए, दैट शुड बी योर फोर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ दैट पैरेललोपाइप्ड बॉडी। क्लियर है। तो ये फोर्स की F1 वैल्यू जो है हमने निकाल कर यहाँ पे रख ली है। अब आ जाते हैं नीचे वाले सरफेस पे, मतलब हमने अपर सरफेस की बात कर ली है, अब हम लोअर सरफेस पे चलते हैं। इसके लोअर सरफेस कह लो या जो आपका बॉटम सरफेस है, जो बॉटम से नीचे सरफेस है वो वाला सरफेस कह लो। तो लोअर सरफेस पे मान लीजिए कि आपके पास जो यहाँ से बेटा प्रेशर होगा, आपका प्रेशर वो P2 मान लो। अब देखो जो ये वाला जो सरफेस है, जो ये वाला इसके नीचे वाला सरफेस है, उस पर ऊपर वाली लेयर से कितना प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, हमें वो चीज़ देखनी है। तो ऊपर से प्रेशर जब हम चेक करेंगे तो x हाइट इसकी हो जाएगी और नीचे इसकी जो थिकनेस है वो h है। तो x प्लस एच हाइट हम टोटल यहाँ मान के चलेंगे, x प्लस एच हम टोटल हाइट मान के चलेंगे। सो यू कैन राइट रो जी एक्स प्लस एच, सो एज वी कैन राइट रो जी एक्स प्लस एच। क्लियर है। अब मान लीजिए मुझे इस केस में मुझे अगर आपके पास फोर्स निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर P2 इंटू एरिया। अगेन मान लेते हैं कि इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, स्मॉल a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर कितना है, रो जी एक्स प्लस एच इंटू ए। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ F2 जो हमें यहाँ से मिल जाएगी बेटा। सो आपको F1 F2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं उसमें देखो जो F1 वैल्यू, जो F1 वाली आपके पास ये वैल्यू जो आ रही है बेटा, इस वैल्यू में रो जी एक्स है और इस वैल्यू में रो जी एक्स प्लस एच इंटू ए है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रो जी एक्स, यहाँ रो जी एक्स है, यहाँ भी रो जी एक्स है, बट इसमें कुछ रो जी एक्स अगर मैं ए को अंदर ले जाऊँ तो ये भी रो जी, देखो अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी रो जी एक्स से बन जाएगा और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, मतलब उसमें प्लस एडिशन आपको दिख रहा है। तो मतलब ये वाली फोर्स जो है इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसके कंपैरिजन में ऐड हो रहा है, तो वो वाली फोर्स बड़ी हो जाएगी आपके पास, यानी कि F2 शुड बी ग्रेटर देन योर F1। और आपको वैसे भी पता है कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप थ्रस्ट लगती है तो ऑब्वियसली नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो F2 है आपका बेटा वो ग्रेटर देन क्या है, F1। F2 इज ग्रेटर देन योर F1। बेटा अगर F2 बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ये आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे जो बुएंट फोर्स आपके पास होगी, जो आपके पास यहाँ पे बुएंट फोर्स होगी बेटा, या आप उसे जिसे आप थ्रस्ट कहते हो, ये आपके पास, आप इसको U से मान लीजिए डिनोट कर दिया हमने, आप इसको लिख सकते हो U इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, क्योंकि बेटा बड़ी वाली फोर्स F2 है, छोटी वाली फोर्स F1 है। सो यू कैन राइट F2 माइनस F1। तो अब हम क्या करेंगे, F2 में से F1 को माइनस करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास क्या यहाँ से रिजल्ट हमें मिलता है। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए इसका फटाफट से। चलिए तो देखिए, अब अगर हम इसको यहाँ से
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो F2 माइनस F1 में आपके पास क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू योर रो जी एक्स प्लस एच इंटू ए माइनस योर रो जी एक्स ए, रो जी एक्स ए। सो दैट इज योर रो जी एक्स, बेटा ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा रो जी एक्स ए, और प्लस ये इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रो जी एच ए माइनस रो जी एक्स ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ u। रो जी एक्स ए बेटा रो जी एक्स टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, सो यू विल गेट u इज इक्वल्स टू रो जी एच ए। तो यहां से आपको एक u की यानी कि आपको थ्रस्ट की वैल्यू मिली है रो जी एच ए। अब आपको इतनी बात पता है कि अगर हम यहां से h और a को ध्यान से देखें तो बेटा a आपके पास एरिया है, h आपके पास थिकनेस है, मतलब आप इसको हाइट मान सकते हो, तो h इंटू ए आप इसको एक वॉल्यूम की टर्म्स में यहाँ पे लिख सकते हो। सो यू कैन राइट u इज इक्वल्स टू रो जी वी, यू कैन राइट u इज इक्वल्स टू रो जी वी। अब आपको पता है बेटा देखो ये डेंसिटी है, ये आपके पास वॉल्यूम है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं कि u इज इक्वल्स टू रो वी जी तो भी सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, है ना। तो देखो रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज का मास लिखते हैं तो बेटा मास होता है डेंसिटी अपॉन आप जैसे डेंसिटी लिखते हो तो बेटा डेंसिटी को क्या लिखते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे मास लिखना है तो मास को क्या लिखूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी कि जो मेरे पास मास यहाँ से आ जाएगा बेटा, यहाँ से जो आपके पास मास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मास क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या मैं m लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप बोलोगे u इज इक्वल्स टू एम जी। बेटा एम जी क्या होता है, एम जी इज योर वेट, सो नाउ यू कैन राइट u इज इक्वल्स टू weight of the liquid displaced by the body. So this is the proof for your Archimedes principle। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो u है आपके पास, जो आपके पास u है यानी कि जो आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स है या जो आपके पास buoyant फोर्स है, that should be equal to the weight w of the fluid displaced। तो गाइज ये था इसका प्रूफ जो आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से देख लेना है। अब हम बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग आगे, अगर हमने लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात करनी है आगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो लॉज ऑफ फ्लोटेशन का आता है, जिसमें हम वेट को लेकर चलते हैं और अपथ्रस्ट फोर्स को लेकर चलते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा होगा और किस केस में बॉडी सिंक करेगी, किस केस में बॉडी फ्लोट करेगी। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन कैसे हम यहाँ पे 3 केसेस उसके सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है लॉज ऑफ फ्लोटेशन में तो स्टूडेंट्स लॉज ऑफ फ्लोटेशन में फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा। देखो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि मान लो कि आपके पास अगेन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक कंटेनर है इस तरीके से और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड फील्ड है, ठीक है। तो और मान लो आपने इसके अंदर क्या किया, आपने इसके अंदर एक बॉडी को इमर्ज्ड करना है इसके अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है, बॉडी को इसके अंदर एक इमर्ज करना है। तो मान लीजिए कि जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी आपके पास रो है और मान लो जो बॉडी आप इसके अंदर रखोगे उसकी डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बॉडी को साइड पे यहाँ रख रहा हूँ, अभी मैंने इसको इसके अंदर नहीं पुट किया है। तो मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, इस बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, फर्स्ट केस इसका लेते हैं कि जैसे मान लो कि मुझे अगर W निकालना है, मुझे बेटा W निकालना है, किसका W निकालेंगे हम, इस बॉडी का। अगर मुझे इस बॉडी का वेट निकालना है तो वो जो आपके पास वेट होगा वो कितना होगा, तो दैट वेट शुड बी, और यू नो दैट कि जो आपके पास वेट लिखते हो वो mg के बराबर होता है। तो अगर मुझे इस मास को डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो W है आपके पास वो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास हो जाएगा डेंसिटी यानी कि सिग्मा डेंसिटी और साथ में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम साथ में g। तो यानी कि सिग्मा वी जी दैट इज द वेट ऑफ दिस बॉडी, और अगर मान लो दूसरा केस मुझे यहाँ लेना है तो अगर मैं बेटा W यहाँ लिखूँ अगर मैं आपका लिखूँ इस लिक्विड वाले केस के लिए तो वो भी mg ही होगा, लेकिन इस केस में हो जाएगा रो वी जी, दैट शुड बी अ रो वी जी। एंड यू नो दैट गाइज कि अगर ये जो रो वी जी होगा यानी कि जिस लिक्विड का हम डेंसिटी हम लेते हैं
तो यही लिक्विड बाहर जाकर जब दूसरे कंटेनर में कलेक्ट होगा, तो जब दूसरे कंटेनर में कलेक्ट होगा तो वही हम उसी को हम वेट के तौर पर कंपेयर करते हैं अपथ्रस्ट फोर्स से। तो इसका मतलब मैं इस रिलेशन को U के बराबर भी लिख सकता हूँ, मैं इस रिलेशन को U के बराबर भी लिख सकता हूँ। क्लियर होगी ना आपको बात? मैंने यहाँ पे इसको U क्यों लिखा, क्योंकि यही लिक्विड जब इधर जाके कंटेनर में इकट्ठा होगा तो उसी के वेट को मैं कंपेयर करूंगा, उसी का वेट बराबर होगा अपथ्रस्ट के। तो दैट इज व्हाई आई कंपेयर यू विद दिस रो VG। ये दोनों चीजें अब आपको यहां से ध्यान में रखनी है, इसी के बेसिस पे अपने केस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस ए पॉइंट में मान रहा हूं इसको। फर्स्ट केस आपका क्या होगा कि जैसे मान लो कि अगर आपके पास ये जो W है यानी कि जो बॉडी का वेट है, अगर वो ज्यादा हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स से, अगर वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा हो जाए, ये बेटा किसका वेट है? ये बॉडी का वेट है बेटा, किसका वेट है? बॉडी का वेट है। अगर वो ज्यादा हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स से तो क्या होगा? तो आपको दिख रहा है कि अगर W ज्यादा होगा तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा रो के कंपैरिजन में। देखो W बड़ा U से तो सिग्मा बड़ा रो से। क्लियर है? यानी कि जो डेंसिटी है बॉडी की वो ज़्यादा हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी से। तो ऑब्वियसली अब आप फर्स्ट केस में ए पार्ट के लिए अगर इस बॉडी को इसके अंदर इमर्ज करोगे तो ये बॉडी आपके पास ऑब्वियसली नीचे सिंक कर जाएगी। बॉडी क्या कर जाएगी बेटा? नीचे सिंक कर जाएगी। बॉडी नीचे सिंक कर जाएगी तो फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा बॉडी का। ए पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा? सिंक हो जाएगा। तो योर आंसर इज बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। क्लियर है? फर्स्ट ए पार्ट आप सबको क्लियर है। अब चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट पे हम मान लेते हैं कि जो आपके पास W है बेटा वो U के बराबर अगर हो गया तो इसका मतलब सिग्मा रो के बराबर हो जाएगा बेटा। अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई कि जो वेट है बॉडी का वो अगर अपथ्रस्ट के बराबर हो जाए तो ऑब्वियसली सिग्मा भी जो आपका सिग्मा है वो भी रो के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ऐसे आपके पास मान लो ये कंटेनर है और ये आपके पास फ्लूइड है, तो आपकी बॉडी क्या होगी बेटा? इक्विलिब्रियम में आएगी। मतलब बॉडी जो है इसके अंदर पूरे तरीके से अंदर इमर्ज्ड हो जाएगी, लेकिन इमर्ज्ड होने के बाद बॉडी एक जगह पर आकर रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। बॉडी एक जगह पर रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी और इसके अंदर फुली सबमर्ज्ड हो, मतलब आप कह सकते हो फुली इसके अंदर इमर्ज्ड हो जाएगी या सबमर्ज्ड हो जाएगी। ठीक है? सबमर्ज नहीं कहना, इमर्ज्ड कह सकते हैं। ठीक है? फुली इमर्ज हो जाएगी और एक पॉइंट पर आकर रेस्ट पर वो रुक जाएगी, क्योंकि इस केस में जो आपका U ऊपर की तरफ लग रहा है वो W नीचे की तरफ लगने के दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे अटेन हो जाएगी। इस केस में बेटा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाएगी। दिस इज योर सेकेंड केस दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो वी हैव डिस्कस्ड टू केसेस हियर। नाउ इन द थर्ड केस में हम क्या पढ़ेंगे? सी पार्ट में देखो क्या पढ़ेंगे। अगर मान लो कोई केस ऐसा बन जाए कि जो अपथ्रस्ट है यानी कि जो U है वो बड़ा हो जाए W से। ठीक है? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से कि एक तरफ आपके पास W है, एक तरफ U है। U अगर बड़ा हो जाए तो बेटा ऑब्वियसली आपका रो भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा सिग्मा से। बेटा रो बड़ा हो जाएगा सिग्मा से। इसका मतलब है इस केस में क्या होगा? अगर आपके पास इस तरीके से कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया है, तो थर्ड केस में क्या होगा कि जो आपके पास बॉडी है वो इस तरीके से बॉडी जो है वो सबमर्ज्ड होगी बेटा। क्या हो जाएगी? सबमर्ज्ड हो जाएगी बॉडी। मतलब बॉडी आधी तो पानी के अंदर होगी और आधी पानी के बाहर होगी। और इस केस में मतलब आपका जो नीचे की तरफ वेट है वो ऊपर है U, तो यानी कि U जो है वेट को बैलेंस कर रहा होगा, किसी तरीके से बैलेंस कर रहा होगा। तो बॉडी आधी पानी के अंदर होगी और आधी बाहर, मतलब ये पार्शियली इमर्ज्ड होगी। आप इसको सबमर्ज्ड कह सकते हैं ना इस तरीके से। ठीक है? हाफ इसके अंदर होगी और हाफ ऊपर होगी। तो ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है। ठीक है? कई बार हम इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं, जो बॉडी पानी के अंदर है ना उसका वॉल्यूम भी हम निकालते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको ये तीन जो चीज़ें हैं यहाँ से जो मैंने समझाई हैं इसको अच्छे से कर लेना है और इसको यहाँ से पढ़ लेना है। तो आई होप आपको लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।